स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से। खनन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. भारतीय संविधान में यह प्रावधान है कि राज्य सरकार अपनी सीमाओं के भीतर खनिजों का स्वामित्व रखेगी। 2. संविधान की 6ठी अनुसूची की सूची 1 के अंतर्गत केंद्र सरकार को भारत के अनन्य आर्थिक क्षेत्र के भीतर खनिजों का स्वामित्व रखने का अधिकार है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही नहीं है या नहीं है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारतीय संविधान की सूची 2 राज्य सूची के क्रम संख्या 23 में राज्य सरकार को अपनी सीमाओं के भीतर स्थित खनिजों का स्वामित्व रखने का अधिकार दिया गया है, अतः कथन 1 सही है। संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 1 केंद्रीय सूची की क्रम संख्या 54 में प्रविष्ट केंद्र सरकार को भारत के अनन्य आर्थिक क्षेत्र के भीतर खनिजों का स्वामित्व रखने का अधिकार देती है, अतः कथन 2 सही नहीं है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की पहले प्रश्न से। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह भगवान विष्णु के अवतार भगवान वेंकटेश्वर को समर्पित है। 2. इस मंदिर का इतिहास बहुत समृद्ध है, जिसमें पल्लव, चोल और विजयनगर शासकों समेत विभिन्न दक्षिण भारतीय राजवंशों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। 3. इसमें पारंपरिक दक्षिण भारतीय मंदिर स्थापत्य है, जिसमें ऊंचा गोपुरम, प्रवेश द्वार और जटिल नक्काशी है। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर उपरोक्त विवरण से सही सुमेलित है? ए. मीनाक्षी मंदिर मदुरै, बी. तिरुमाला वेंकटेश्वर मंदिर तिरुपति, सी. बृहदेश्वर मंदिर तंजौर, डी. रंगनाथ स्वामी मंदिर श्रीरंगम। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, तिरुमाला वेंकटेश्वर मंदिर तिरुपति। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। तिरुमाला वेंकटेश्वर तिरुपति बालाजी मंदिर तिरुमाला आंध्र प्रदेश में वेंकट पहाड़ी पर स्थित है, जो तिरुमाला पहाड़ियों की 7 पहाड़ियों में से एक है। यह भगवान विष्णु के अवतार भगवान वेंकटेश्वर को समर्पित है। इस मंदिर का इतिहास बहुत समृद्ध है, जिसमें पल्लव, चोल और विजयनगर शासकों समेत विभिन्न दक्षिण भारतीय राजवंशों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसमें पारंपरिक दक्षिण भारतीय मंदिर स्थापत्य है, जिसमें एक ऊंचा गोपुरम, प्रवेश द्वार और जटिल नक्काशी है। मंदिर में एक उल्लेखनीय प्रथा यह है कि यहाँ भक्तगण अपने बालों का दान करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, दृष्टि IAS इस गणतंत्र दिवस आपके लिए लेकर आया है एक सुनहरा मौका। दृष्टि IAS के सभी ऑनलाइन पेन ड्राइव कोर्सेज टेस्ट सीरीज 40% और बुक्स एवं DLP 25% कम कीमत पर उपलब्ध। यह ऑफर 24 से 26 जनवरी तक उपलब्ध। अपनी सीट सुनिश्चित करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 8750187501 पर। डाउनलोड करें दृष्टि लर्निंग ऐप। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कुटुंब न्यायालय अधिनियम 1984 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह एक प्रक्रियात्मक कानून है, जिसे विशेष प्रक्रिया के माध्यम से पारिवारिक विवादों का शीघ्र समाधान करने हेतु विशेष न्यायालय स्थापित करने के लिए अधिनियमित किया गया है। 2. यह कुटुंब न्यायालयों को विनिर्दिष्ट पारिवारिक मामलों से संबंधित वर्तमान में लागू किसी भी विधि के अंतर्गत सामान्य सिविल न्यायालयों द्वारा प्रयोज्य अधिकार क्षेत्र प्रदान करता है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। कुटुंब न्यायालय अधिनियम 1984 मूलतः एक प्रक्रियात्मक कानून है, जिसे विशेष प्रक्रिया के माध्यम से पारिवारिक विवादों का शीघ्र समाधान करने हेतु विशेष न्यायालय स्थापित करने के लिए अधिनियमित किया गया है, अतः कथन 1 सही है। कुटुंब न्यायालय अधिनियम 1984 की धारा 7 कुटुंब न्यायालयों को विनिर्दिष्ट पारिवारिक मामलों से संबंधित वर्तमान में लागू किसी भी विधि के अंतर्गत सामान्य सिविल न्यायालयों द्वारा प्रयोज्य अधिकार क्षेत्र प्रदान करती है, अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही वर्णन करता है जब वास्तविक विनिमय दर 1 के बराबर हो? ए. दोनों देशों की मुद्राएं क्रय शक्ति समता के अनुरूप हैं। एक ही मुद्रा में मापे जाने पर दोनों देशों में वस्तुओं के मूल्य समान हैं। बी. अंकित विनिमय दर व्यापारिक साझेदारों की भारित औसत विनिमय दर के समान हो। सी. अंकित विनिमय दर 0 के बराबर हो। डी. वास्तविक और अंकित विनिमय दर बराबर हो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। जब वास्तविक विनिमय दर 1 के बराबर हो, जब वास्तविक विनिमय दर 1 के बराबर हो, तब अंकित विनिमय दर की क्रय शक्ति समता विनिमय दर के समान होती है, जो यह दर्शाता है कि मुद्राएं समान है। इस परिदृश्य में एक ही मुद्रा में व्यक्त किए जाने पर दोनों देशों में वस्तुओं की लागत समान होती है, अतः विकल्प ए सही है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. विध्वंसक जहाज बहुआयामी जहाज होते हैं जो किसी बेड़े का नेतृत्व करते हैं। 2. प्रथम स्वदेशी विध्वंसक आईएनएस दिल्ली, आईएनएस मैसूर और आईएनएस मुंबई दिल्ली श्रेणी के जहाज थे। ये वर्ष 2000 के आसपास प्रोजेक्ट 15 के तहत निर्मित दिल्ली श्रेणी के जहाज थे। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। विध्वंसक जहाज बहुआयामी जहाज होते हैं जो बेड़े का नेतृत्व कर सकते हैं, वाहक टास्क फोर्स में शामिल हो सकते हैं, स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकते हैं या खोज और हमले के मिशन के लिए छोटे समूहों में कार्य कर सकते हैं। अतः कथन 1 सही है। प्रथम स्वदेशी विध्वंसक आईएनएस दिल्ली, आईएनएस मैसूर और आईएनएस मुंबई वर्ष 2000 के आसपास प्रोजेक्ट 15 के तहत निर्मित दिल्ली श्रेणी के जहाज से। अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, प्रायः समाचारों में देखा जाने वाला पद पोस्ट ट्रुथ वर्ल्ड को सही रूप में कौन सा विकल्प परिभाषित करता है? ए. एक ऐसा परिदृश्य जहां जनमत वस्तुनिष्ठ तथ्यों की अपेक्षा भावनाओं और व्यक्तिगत विश्वासों से अधिक प्रभावित होता है। बी. यह उस अवधि को दर्शाता है जब सूचना प्रसारित करने के लिए पारंपरिक समाचारों की तुलना में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों का प्रभुत्व था। सी. एक ऐसी दुनिया जहां उन्नत प्रौद्योगिकी के उदय ने तथ्य आधारित पत्रकारिता की आवश्यकता को समाप्त कर दिया है। डी. ऐसी परिस्थिति जहां मीडिया संबंधी सख्त विनियमन और तथ्य जांच तंत्र के माध्यम से फेक न्यूज पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएंगी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। पोस्ट ट्रुथ वर्ल्ड पद से तात्पर्य ऐसी परिस्थिति से है जहां जनमत पर भावनात्मक अपील और व्यक्तिगत विश्वास का तथ्यात्मक सटीकता या साक्ष्य की तुलना में अधिक प्रभाव डालते हैं। यह घटना प्रायः गलत सूचना और फेक न्यूज के प्रसार से जुड़ी होती है। अतः विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. जीपीयू समानांतर कंप्यूटिंग के लिए डिजाइन किए गए प्रोसेसर हैं। इनका व्यापक रूप से गेमिंग, वीडियो रेंडरिंग और कृत्रिम बुद्धिमत्ता अनुप्रयोगों में उपयोग किया जाता है। 2. मूल रूप से 3D ग्राफिक्स रेंडरिंग में तेजी लाने के लिए विकसित किए गए जीपीयू अब उन्नत एआई कार्यों जैसे कि गहन शिक्षण और तंत्रिका नेटवर्क प्रशिक्षण का समर्थन करने के लिए विकसित हुए हैं। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट यानी जीपीयू समानांतर कंप्यूटिंग के लिए डिजाइन किए गए प्रोसेसर हैं जो गेमिंग, वीडियो रेंडरिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अनुप्रयोगों में व्यापक रूप से उपयोग किए जाते हैं। अतः कथन 1 सही है। मूल रूप से 3D ग्राफिक्स रेंडरिंग को गति देने के लिए विकसित किए गए जीपीयू डीप लर्निंग और न्यूरल नेटवर्क ट्रेनिंग जैसे उन्नत एआई कार्यों का समर्थन करने के लिए विकसित हुए हैं। अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, प्रायः समाचारों में उल्लिखित मिनक्वेर्स और एक्रेहोस विवाद निम्नलिखित में से किन देशों के बीच है? ए. यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस, बी. जर्मनी और नीदरलैंड, सी. इटली और स्विट्जरलैंड, डी. स्पेन और पुर्तगाल। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। मिनक्वेर्स और एक्रेहोस विवाद फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम के बीच है। मिनक्वेर्स और एक्रेहोस 2 द्वीप समूह हैं जो ब्रिटिश द्वीप जर्सी और फ्रांस के तट के बीच स्थित हैं। फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम के बीच एक विशेष समझौते के तहत अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को यह निर्धारित करने के लिए कहा गया था कि दोनों पक्षों में से किसने इन द्वीप समूहों पर स्वामित्व के अधिक ठोस साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने इस बात पर बल दिया कि विवादित क्षेत्रों पर स्वामित्व स्थापित करने के लिए प्रभावी प्रशासनिक नियंत्रण और संप्रभुता की आवश्यकता है। अंतर्राष्ट्रीय कानून केवल मानचित्रों के आधार पर क्षेत्रीय दावों को स्वीकार नहीं करता, जैसा कि कई प्रमुख निर्णयों में देखा गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. स्पेस डॉकिंग 2 तीव्र गति से चलने वाले अंतरिक्षयान को एक ही कक्षा में लाने, उन्हें पास लाने और उन्हें एक इकाई निर्माण करने के लिए जोड़ने की जटिल प्रक्रिया है। 2. सतत डॉकिंग मिशन आपूर्ति नए चालक दल के सदस्यों और मॉड्यूलों को पहुंचाकर अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को चालू रखते हैं, जबकि पुराने चालक दल की पृथ्वी पर वापसी की सुविधा प्रदान करते हैं। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। स्पेस डॉकिंग 2 तीव्र गति से चलने वाले अंतरिक्षयान को एक ही कक्षा में लाने,
उन्हें पास लाने और उन्हें एक इकाई बनाने के लिए जोड़ने की जटिल प्रक्रिया है, अतः कथन एक सही है। सतत डॉकिंग मिशन आपूर्ति नए चालक दल के सदस्यों और मॉड्यूल को वितरित करके ISS को चालू रखते हैं, जबकि पुराने चालक दल की पृथ्वी पर वापसी की सुविधा प्रदान करते हैं, अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, मिशन मौसम पहल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह एक सरकारी पहल है जिसका उद्देश्य मौसम के पूर्वानुमान, मॉडलिंग और प्रसार में भारत के मौसम विभाग की क्षमताओं को बढ़ाना है। 2. यह मौसम मॉडल और अवलोकन प्रणालियों को बेहतर बनाने के लिए AI और मशीन लर्निंग जैसे उन्नत प्रौद्योगिकियों का उपयोग करेगा, जिसमें अतिरिक्त डॉपलर रडार और उपग्रहों की तैनाती भी शामिल है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प C 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। मिशन मौसम एक सरकारी पहल है जिसका उद्देश्य मौसम के पूर्वानुमान, मॉडलिंग और प्रसार में भारत के मौसम विभाग की क्षमताओं को बढ़ाना है, अतः कथन एक सही है। यह मौसम मॉडल और अवलोकन प्रणालियों को बेहतर बनाने के लिए AI, मशीन लर्निंग और हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग जैसी उन्नत तकनीकों का उपयोग करेगा, जिसमें अतिरिक्त डॉपलर रडार और उपग्रहों की तैनाती भी शामिल है, अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. कार्बन बाजार आधारित तंत्र है जो व्यक्तियों और संगठनों को उनके कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन देकर ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। 2. कार्बन बाजार कैप एंड ट्रेड के सिद्धांत पर कार्य करते हैं, जहां सरकार या नियामक निकाय एक विशिष्ट क्षेत्राधिकार के भीतर अनुमत ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन की कुल मात्रा पर एक सीमा निर्धारित करता है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प C 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। कार्बन बाजार आधारित तंत्र है जो व्यक्तियों और संगठनों को उनके कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन देकर ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए डिजाइन किए गए हैं, अतः कथन एक सही है। कार्बन बाजार कैप एंड ट्रेड के सिद्धांत पर कार्य करते हैं, जहां सरकार या नियामक संस्था किसी विशिष्ट क्षेत्राधिकार के भीतर अनुमत ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन की कुल मात्रा पर एक सीमा निर्धारित करती है, अतः कथन 2 सही है। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। भारत की व्यापार नीति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. स्वातंत्र्योत्तर अवधि को लाइसेंस राज प्रणाली के रूप में जाना जाता है क्योंकि इस अवधि में व्यापार में खुलापन समिति था और अर्थव्यवस्था अत्यधिक विनियमित थी। 2. भुगतान संतुलन के गंभीर संकट के कारण वर्ष 1991 में उदारीकरण सुधारों को लागू किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप विदेशी निवेश के लिए रास्ता खुला और बाजारोन्मुख नीतियों को अपनाया गया। 3. भारत की विदेश व्यापार नीति 2023 निर्यात उत्कृष्टता के शहर के माध्यम से नए शहरों की पहचान को प्रोत्साहित कर रही है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C सभी 3, D कोई भी नहीं। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।